हाँ भाई, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने हर्मिट संकारक के बारे में और एंटी हर्मिट संकारक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि भाई हर्मिट क्या होता है, एंटी हर्मिट क्या होता है, उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। तो मेरे हिसाब से आपको उसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं जो अभी सवाल आपको करवाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारे पास में डेल स्क्वायर, फिजिक्स में आपने सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आपने डेल ऑपरेटर, डेल संकारक के बारे में जरूर नाम सुना होगा। ये जो आपका डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, इसको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है, बताना है कि ये ऑपरेटर आपका हर्मिट होता है। इसको बताना है हर्मिट होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, ऐसा अपन को प्रूफ करना है। ये सवाल थोड़ा सा अलग लेवल का रहेगा, या फिर आप कहो वेरी 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 मोस्ट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। ठीक है। लॉजिक के साथ में आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। साहिल सैनी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग। तो सारे बच्चे बताएंगे भैया नोटिफिकेशन चालू हो गए ना आपके? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है नोटिफिकेशन में? एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। एप्लीकेशन अपडेट आ चुका है। तो साइड में ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन दिख गया। आप अब उस बेल आइकन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, क्या नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट देखो, हर्मिट इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन ये मान के चलो बहुत ही अच्छा सवाल है, डीप में पढ़ेंगे इसको। तो ये मान के चलो कि बेसिक है ना, इसमें एक्स्ट्रा यूज करने वाले हैं जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। चलें। तो अलग क्या पढ़ने वाले हैं, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रूफ आंसर। ठीक है। एक मिनट को पेन दूसरा लेता हूँ मैं यार, ये थोड़ा सा क्या है कि बार बार अटक रहा है। हाँ भाई। तो अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान सुनेंगे और बिल्कुल तरीके से काम करेंगे। सुनना। देखो भाई, अब मैंने क्या कहा, डेल स्क्वायर आपके पास में हर्मिट है, इसको ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। सुनना देखो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ डाइवर्जेंस, जो है डाइवर्जेंस का नाम सुना है आपने? डाइवर्जेंस। देखो भाई, डाइवर्जेंस का नाम आपने सुना होगा। और डेल स्क्वायर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ऑपरेटर, इस ऑपरेटर में मुझे डाइवर्जेंस की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना पड़ेगा, और उसी का यूज करके मैं यहाँ पे हर्मिट इसको बताने की कोशिश करूँगा। ये मान के चलना कि जितना आप इजी सोच रहे हो उतना इजी ये बिल्कुल भी नहीं है। इसको प्रूफ करना थोड़ा सा, ये मान के चलो थोड़ा डिफिकल्ट मान लो आप। ठीक है। तो अब इस डेल स्क्वायर को हर्मिट प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, लेट करा, माना। क्या माना भैया? माना कि हमारे पास में फाई और साइन, दो क्या है हमारे पास, फलन है, क्या है, फंक्शन है। और क्लास लंबी होगी भैया, 1.5 2 घंटे की, तो आराम से पेशेंस के साथ बैठे रहें। ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, फाई और साइन हमारे पास एक फलन होता है, फंक्शन होता है। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
ये जो आपका फाई और साई फलन है, अब इसको हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी के अंदर यूज करेंगे। और डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। देखो सुनो, डेल डॉट में आपकी प्रॉपर्टी है साइन स्टार डॉट में डेल फाई। अब देखो स्टार मतलब हमारे पास जो साइन और फाई है, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो आपका साइन है, इसका कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी, वो क्या होगा, साइन स्टार होगा। साई का कॉन्जुगेट साइन स्टार होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब सुनना, डेल डॉट में साइन स्टार डॉट में डेल फाई थोड़ा समझ में कम आएगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि आपको जनरली याद नहीं होंगी, तो समझ में कम आएंगी। इज इक्वल टू में अब मैंने क्या करा है, डेल को अंदर अप्लाई करा, और अप्लाई करो ये फिर आप कह दो कि डाइवर्जेंस की एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने जैसे डेल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो देखो डेल डॉट में साइन स्टार डॉट में, ये डेल तो पहले से मल्टीप्लाई इसके साथ में है। अरे कुल मिला के बात वही है कि जो अपन डेरिवेटिव करते हैं ना, कि जैसे मैंने डेल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर मैं प्लस करूँगा तो हमारे पास साइन स्टार एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, और इस डेल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डेल फाई से। बस सिंपल वही वाली बात है, वही इसकी प्रॉपर्टी है। तो कुल मिला के बात क्या हुआ कि डेल डॉट में साइन स्टार डॉट में डेल फाई जो आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास, देखो डेल डॉट में साइन स्टार डॉट में डेल फाई, प्लस में साइन स्टार, और डेल से डेल को मल्टीप्लाई करा डेल स्क्वायर, और ये हमारे पास में आ गया फाई। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे सकता हूं। प्यारे बच्चों, पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना पॉइंट को, इनकी पोजीशन को, कि भैया ये साइन स्टार कहाँ पे है और ये अपना फाई कहाँ पे है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगले स्टेप के अंदर, अगले स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। डेल आपका बाहर है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे साइन स्टार था ना, मैं लिया है फाई को बाहर, डेल साइन स्टार। अगर मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या करूंगा, देखो सिंपल सी बात है, डेल को फाई के साथ लिख दो, डॉट में डेल साइन स्टार पहले से ही है, प्लस में करूंगा तो यहाँ पे फाई हमारे पास कॉमन, और वही डेल से डेल मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमारे पास डेल स्क्वायर साइन स्टार, समीकरण नंबर 2 आपको देखने को मिल गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी 1% भी। अब सुनना मेरी बात, समीकरण नंबर 1 और 2 है ना, मैंने एक में से 2 को माइनस कर दिया। जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 में से 2 को माइनस किया तो क्या होगा भैया, ये हमारे पास में इसका एलएचएस पार्ट है, और लेफ्ट वाला पार्ट जो हमारे पास पद है, या फिर आप पार्ट बोल दो, वो लेफ्ट में से माइनस कर देंगे, और जो राइट वाला पार्ट है उसको राइट में से माइनस कर देंगे। अच्छी बात है, करते हैं भैया। तो ये वाला देखो पार्ट क्या है हमारे पास में, डेल डॉट में साइन स्टार डॉट में डेल फाई, इसमें से मैं माइनस करूंगा इस वाले पार्ट को, क्योंकि देखो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, बस याद करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, बस केवल देखने का काम है, आराम से देखते रहो। इज इक्वल टू में ऊपर वाले टर्म ऐसे कैसे, यानी कि डेल साइन स्टार डॉट में डेल फाई, प्लस में साइन स्टार डेल डॉट में डेल फाई, या फिर आप इस वाली इक्वेशन को यूज करो, स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, और ये आपका फाई। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, माइनस लगा दूंगा डेल फाई डॉट में डेल साइन स्टार, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई डेल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्टार। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, देखो डेल साइन स्टार डेल फाई, डेल साइन स्टार डेल फाई, ये तो दोनों सेम सी है ना, इनको कर दिया मैंने कैंसिल, और जो वैल्यू बच गई हमारे पास में साइन स्टार डेल स्क्वायर फाई, और माइनस का फाई डेल स्क्वायर साइन स्टार, इसको मैं ऐसे के ऐसे छोड़ दूंगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करूंगा मैं। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो आपका एलएचएस पार्ट है, डेल डॉट में साइन स्टार डॉट में डेल फाई, माइनस का डेल डॉट में फाई और डेल साइन स्टार, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब इसको मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। मैंने इसको लिखा डेल और मैंने लिखा फाई और डेल स्टार, ठीक है। और इज इक्वल टू में मैंने क्या लिखा, ध्यान सुनना, इज इक्वल टू में लिखा मैंने, आपको दिख रहा है क्या भैया, प्रॉपर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, हाँ भाई। और इधर क्या बचा था, साइन स्टार डेल स्क्वायर फाई, ऐसे कैसे, और आपका जो माइनस वाला पार्ट है फाई हमारे पास, और डेल स्क्वायर साइन स्टार, ऐसे कैसे। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है वो ये है कि सर आपने ये वाला जो टर्म है वो कैसे लिख दिया यहाँ पर। बाकी देखो इधर वाली जो टर्म है आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्ट, ये ऐसे कैसे, बाकी इधर जो कट गया था वो तो कट ही गया और ये अपने बच गया। अब सुनो, अब इसको ध्यान से देखो आप एक बार, डेल साइन स्टार डॉट में डेल फाइव, ठीक है, डेल साइन स्टार डॉट में डेल फाइव, माइनस हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्या है, डेल फाई हमारे पास में है, ठीक है, डेल फाई, और डॉट में क्या है, डेल साइन स्टार। अब ये नीचे मैंने क्या लिखा है देखो यहाँ पे, डेल डॉट में डेल फाई और डेल साइन स्टार। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, जब आप इसको ओपन करोगे पर्सनली तो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे डेल और यहाँ पे फाई हमारे पास में है, और प्लस हमारे पास क्या आएगा, एक को कांस्टेंट कर देंगे और एक को वेरिएबल रखेंगे, तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू बनेगी तो सही, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, बीच में माइनस का चिन्ह का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे यहां तक उतारो, पूरा डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट, ये वैल्यू मैंने इक्वल टू में कैसे लिखी है, और अपोन में देखो ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर भी देखो सेम वही काम मैंने किया है, एक में से मैंने दो को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद इधर तो वैल्यू कैंसिल हो गई, और बाकी ये टर्म आपकी ऐसे कैसे बच गई, ठीक है। यहाँ तक उतारो, उसके बाद में हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, और कहीं पे कोई मिस्टेक अगर हो गई है आप भी देख लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ फटाफट। हाँ भाई, तो कुल मिला की बात यह है कि हम इस वाली जो टर्म को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, है ना, गलत किया है अपन ने ये, क्योंकि जब आप देखोगे इसको ओपन करोगे ना तो देखो डेल फाई हमारे पास में, डेल साइन स्टार, फिर हमारे पास प्लस आएगा यहाँ पे, तो इसलिए आप एक काम करना, इस वाले टर्म को मत लिखना, इस वाले टर्म को, है ना, ये मतलब गलत है एक तरीके से देखे जाए तो, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस का दिक्कत आएगा, इसलिए छोड़ दो, इसको मत लिखना, हम इसके बिना ही कैलकुलेशन करेंगे। तो जो कैंसिल यहाँ पे हो गया था उसको कर दो, और जो बच गया हमारे पास उसको बचा दो, और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एकदम सिंपल वे में मैंने समझाया है आपको, ठीक है। भाई ये आपके पास डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के बाद में ये डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या है, की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई तो किया है हमने, एक बार साइन के साथ में, एक बार फाई के साथ में, एक बार साइन के साथ में, एक बार फाई के साथ में। समीकरण नंबर एक और दो क्यों बनी है,
क्योंकि एक बार क्या है, मैंने देखो साइन स्टार को बाहर लिखा है, एक बार फाइव को बाहर लिखा है, तो दोनों से अलग अलग समीकरण बन गई। बस फर्क क्या है, यही फर्क है। और दोनों में से मैंने माइनस कर दिया। अब मैं कुछ से थोड़ी कारस्तानी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने ये वाली टर्म को कैंसिल कर दिया, जो कि गलत थी। ठीक है, तो यहाँ तो उतार के फटाफट डन का कमेंट करो। हाँ भाई। और देखो एक काम करा करो, जब देखो अब बच्चे बीच में कॉल करते रहते हैं, तो कॉल जब करा करो जब थोड़ा क्लास नहीं चल रही हो। आपको पता है टाइम है 5 बजे क्लास का, तो 5 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक कॉल मत किया करो। ठीक है। तो पहले बच्चों अब आगे चलते हैं, सुनना मेरी बात, यहाँ तक तो आपने कर लिया ना। अब देखना इस वाली इक्वेशन में जो बचा है उसको मैं बचा लेता हूँ, और वैल्यू को सेपरेट करके अलग से लिख लेता हूँ। सुनना, आपके पास नोट्स हैं ही अवेलेबल, और बना रहे होंगे उम्मीद करता हूँ मैं साथ के साथ, ताकि मैं पीछे की जो कोई वैल्यू है वो आपको पता भी रहे। अब सुनना, समीकरण नंबर 3 आप जिसको नाम दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या बची है मेरे हिसाब से। मैंने क्या करा, उन दोनों में से डेल को तो कॉमन ले लिया, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो साइन स्टार डॉट में डेल फाई माइनस का फाई और डेल साइन स्टार इज इक्वल टू में जो वैल्यू बचेगी, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको मैं, वो बचेगी हमारे पास में साइन स्टार डेल स्क्वायर फाई, और माइनस हमारे पास में क्या है यहाँ पे फाई डेल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्टार है।
ये वैल्यू बच गई आपकी, है ना, उस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको मैं कंपोज करके लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं लिखा गएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस समीकरण नंबर 3 का आप समाकलन कर दो। क्या कर दो? समाकलन। पहले कह रहा हूं अच्छा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड से लगेगा आपको सवाल समाकलन करने पर, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में? डीवी के रेस्पेक्ट में। और डीवी क्या है हमारे पास में यहाँ पे? वॉल्यूम, आयतन। जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन डेल साइन स्टार डॉट में डेल फाई माइनस का फाई डेल स्टार, और बाहर लगा दिया मैंने यहाँ पे डीवी। इंटीग्रेशन यहाँ पे करा, देखो साइन स्टार डेल स्क्वायर फाई, और मैंने पर्सनल कर दिया इनका माइनस का इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साइन स्टार डीवी। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं होगी। अब एक काम करना, आपको पता तो होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, गाउस एक साइंटिस्ट था और गाउस ने अपनी एक डाइवर्जेंस थ्योरम दी थी। गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम प्रमेय। तो गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है भैया? ध्यान सुनना, फर्स्ट ईयर की बात है ये। डेल डॉट में ए वेक्टर और डीवी इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन एस ए डॉट में डी एस। अरे कुल मिला के बात ये है, गाउस की ये थ्योरम आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देता है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है तो। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना, इसको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देती है भैया। तो गुरु क्या बात हुई कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंटीग्रेशन सारे, इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाली टर्म को अगर मैं सरफेस में चेंज करना चाहूंगा तो मुझे गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। देखो डेल डॉट में ए, तो डेल डॉट में आप देख सकते हो ये पूरी टर्म काम करेगी ए की तरह, और डीवी आपका है ही। तो इस वाले टर्म को मैं गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं भैया, मेरे पास हक है इस चीज का। तो मैंने चुपचाप काम किया और इंटीग्रेशन, और मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन स्टार डॉट में डेल फाई माइनस का फाई डेल साइन स्टार, और बाहर टिका दिया मैंने डी एस वेक्टर। कई बच्चे कह रहे हैं सर डी एस वेक्टर क्यों टिका दिया? अरे भैया गाउस वाली थ्योरम का यूज कर लिया मैंने। इज इक्वल टू मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इज इक्वल टू में तो देखो भैया हमारे पास साइन स्टार और डेल स्क्वायर फाई डीवी माइनस का इंटीग्रेशन वही आपका फाई डेल स्क्वायर साइन स्टार आपका वही डीवी का डीवी है। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, मैंने गाउस की प्रमेय का यूज करके वॉल्यूम को सरफेस में चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं करा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, इसको मैं अलग सोल्व करूंगा, और ये मेरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है इसको मैं अलग सोल्व करूंगा। तो यहां तक अगर आप उतार लो, मेहरबानी कर दो, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अब आप सोच सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा एक सवाल है ये। सवाल नहीं है, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो एक डेरिवेशन के तौर पर आते हैं ये। आपसे पूछा गया था कि भैया डेल्टा स्क्वायर हर्मिट है कि नहीं है, लेकिन आप सोचो कि इसमें अंदर किस तरीके के मतलब वो लग रहे हैं कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ गया। अब जिस बच्चों को याद नहीं है वो तो भैया नहीं कर पाएगा इसको, है कि नहीं है? तो भाई आ सकता है बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ के आओ, इसको करके तो आना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया इसको। बाकी कोई हार्ड नहीं है अगर देखा जाए तो। क्या करा अपन ने? डाइवर्जेंस के दोनों रूलों का यूज करा, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में इसका समाकलन कर दिया डीवी के रेस्पेक्ट में, फिर गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का यूज कर दिया, और करा क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। 4 स्टेप करें अपन अभी तक, लेकिन 4 स्टेप जो किए हैं ना वो खतरनाक ही किए हैं। फिर यहाँ तक उतारो।
यहाँ पे साहिल सैनिक कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर तो ये समीकरण नंबर 3 जैसी ही इक्वेशन में है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना आप, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना कि समीकरण नंबर 3 में जो वैल्यू कैंसिल हुई वो तो कैंसिल हो गई, ठीक है। बाकी जो बची है उसका मैंने यूज कर लिया। बाकी समीकरण नंबर 1 और 2 में जब आप थोड़ा डिफरेंस चेक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस उनमें क्या है। हाँ भाई, एसपी शर्मा ने कमेंट करा है कि सर डन है। चलो भैया आगे चलते हैं भैया, डन है तो अब सुनना। इसका जो ये एलएचएस पार्ट आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो इसका एलएचएस पार्ट है ये बहुत ही मजेदार टाइप, मतलब मजेदार टाइप का है। इस वाले पार्ट को गाउस के अकॉर्डिंग इसको शो करेंगे फ्लक्स के तौर पर। आपने नाम सुना होगा फ्लक्स का, तो भैया आपने अगर सेकेंड ईयर में पढ़ा हो थोड़ा बहुत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी, या फिर आपने 12th क्लास में सुन लिया होगा इसका नाम, तो ये एलएचएस पार्ट काम करेगा एज ए फ्लक्स, ठीक है। तो मैं इस एलएचएस वाले पार्ट को अच्छे तरीके से सोल्व करता हूँ। तो अब ध्यान सुनना, पूरे पोर्शन को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे और चेंज कर रहा हूँ। देखो भैया ये मैंने चेंज कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को फ्लक्स के तौर पर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ए डॉट में डी एस बराबर 0। अगर ये फ्लक्स को शो कर रहा है, फ्लक्स को शो कर रहा है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये बराबर 0 के होगा ही होगा। क्या सुना भैया जी, बराबर 0 के होगा ही होगा। तो अगर ये बराबर 0 के होगा तो हमारा समीकरण नंबर 3 में जो दिख रहा था आपको पोर्शन लेफ्ट साइड वाला पार्ट, उस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या आ रहा था, देखो वो साइन स्टार, देख के लिखना पड़ेगा, देखो उसको, तो साइन स्टार डेल फाई माइनस का ये फाई हमारे पास में डेल साइन स्टार। और आप भी देखो होशियार बनने की कोशिश मत करना, देख लेना जो आपने नोट किया है उसके अंदर, क्योंकि इसको रटने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो वैसे देख के लिख दोगे इसमें फटाफट क्या है, और इसको याद भी करना भी क्यों है, याद करना ही नहीं है इसको, अच्छी बात है। चलो, तो अब ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को बराबर कर दिया 0 के। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका जो आर एच एस है, हालांकि लिख दो आप इसको कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो भी तो कुछ न कुछ था, तो भैया उसको भी करो कुछ न कुछ 0। अब लेफ्ट वाला 0 बन चुका है, तो राइट हैंड साइड वाले जो दो पार्ट बच गए थे, साइन स्टार डेल स्क्वायर फाई डीवी, अब एक नेगेटिव का था तो नेगेटिव को मैंने उधर भेज दिया, उसका कर दिया मैंने पक्षांतरण, फाई डेल स्क्वायर साइन स्टार डीवी, ये मैंने काम किया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनना, ये मैंने कर दिया यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले पार्ट से, क्या करा, साइन स्टार यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइव डीवी इज इक्वल टू में मैंने किया फाइव डेल स्क्वायर साइन स्टार डीवी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर फाइव और स्टार फाइव डीवी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल स्क्वायर फाइव और आपका डीवी। अब कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये कहाँ से लिख दिया, और कई बच्चों को समझ में आ गया कि जो ये इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके, भाई यहाँ पे हमारे पास डेल स्क्वायर ये साइन स्टार था, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्टार है, डेल स्क्वायर फाइव डीवी मेरे पास में है, देखो डेल स्क्वायर साइन और उसका दोनों का मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, कर सकता हूँ मैं, क्या दिक्कत है भैया। क्योंकि जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शायद लास्ट लेक्चर में, कि जो आपका ये डेल स्क्वायर है, ये जो ऑपरेटर है, इसका आप स्टार लगाओगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे साइन के ऊपर स्टार था, तो मैंने क्या करा, डेल स्क्वायर साइन दोनों के ऊपर स्टार कर दिया, कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है ना, नहीं होगी। और ये फाइव डीबी आपका ऐसे कैसे,
बराबर में क्या करा हमारे पास साइन स्टार, ठीक है, और आपका डेल स्क्वायर 5 dv हमारे पास में। तो अब आप खुद सोचो कि ये जो मैंने फॉर्म बनाई है, भाई आपका जो एलएचएस पार्ट है वो तो जीरो के बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उससे हमने यहां पर क्या किया है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो हर्मिट ऑपरेटर की जो वैल्यू है उसकी तरह बनाने की कोशिश की है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो आपका डेल स्क्वायर है इसको हमने हर्मिट फॉर्म में बना दिया है, हर्मिट संकारक की फॉर्म में बता दिया है। देख लो भैया डेफिनेशन में जाके आप आराम से, डेफिनेशन में जाके आप देखोगे यार मिट की में, तो आपको सेम इसी प्रकार का कुछ पैटर्न या फिर डेफिनेशन देखने को मिलेगी। आराम से जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया, आ गया समझ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, कई बच्चों ने तो मान लिया कि गुरुजी ठीक है, हाँ हमने मान लिया कि हर्मिट संकारक की तरह आ गया, तो आपका डेल्टा स्क्वायर जो है वो हर्मिट ऑपरेटर हो गया। लेकिन अगर आप हर्मिट ऑपरेटर की डेफिनेशन में जाके देखोगे तो आपको कुछ डेफिनेशन मिलेगी ऐसे, मतलब ए कैप साइन का स्टार 5 dv इज इक्वल टू साइन स्टार ए कैप 5 dv। कुछ इस प्रकार आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर इस वाली इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूं, क्या दोनों सेम है क्या? अब कई बच्चे मना करेंगे गुरुजी सेम नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं दोनों सेम है। देखो मैं मतलब मैं आपके मन के साथ में खेलूंगा। देखो मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे हो और मैंने इसको काफी बार पढ़ लिया, तो साफ सी बात है मुझे इसके बारे में ज्यादा पता होगा आपसे, है कि नहीं है? अब पहली बार बच्चे धोखा खा जाते हैं, पहला पहला प्यार है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ए कैप को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ डेल्टा स्क्वायर से, और ए कैप क्या है हमारे पास में, ए कैप एक ऑपरेटर ही तो होता है, संकारक ही तो होता है। तो मैं अगर ए कैप को डेल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर रिप्लेस कर दूंगा बराबर में, तो देख लो दोनों इक्वेशन आपकी सेम आ रही है, ठीक है। इधर आप इंटीग्रेशन भी लगा दो दोनों तरफ। अरे इंटीग्रेशन तो आएगा ना, कहीं बोल दो गुरुजी इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, यहाँ पे डेफिनेशन याद नहीं है हमको, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका। अब मुझे अभी भी पता है, जैसे अब लगभग 100, मैं देखो हर बार जो एग्जांपल देता हूं मैं परसेंटेज में देता हूं, उससे क्या है कि आपके माइंड में भी क्लैरिटी आती है कि वास्तव में कितना क्या है परसेंटेज। तो में से मुझे पता है अभी भी लगभग 70% बच्चों के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब उसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि उनको बेसिक नहीं पता। जब मैंने उनके माइंड में डाइवर्जेंस का कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी तो उनका माइंड ब्लॉक हो गया। उन्होंने कहा कि यार सर ये जो डाइवर्जेंस की कहानी है तो हमने पढ़ी ही नहीं कभी, डाइवर्जेंस तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि उनको समझ में नहीं आया। बाकी इसके अंदर मात्र 3 स्टेप हैं, आप खुद देखो ध्यान से, 3 स्टेप में पूरा डेरिवेशन हो गया। पहला डाइवर्जेंस की दोनों प्रॉपर्टी लिखी, माइनस कर दिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अगर फोर्थ स्टेप लिखना भी चाहो तो एलएचएस पार्ट को जीरो कर दिया और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को बराबर करके कंपेयर करके देख लो आप आराम से, काम आपका बन गया। समझदार बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो शायद कोई दिक्कत होगी नहीं, बाकी फिर भी मेरे हिसाब से वैसे भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। एसपी शर्मा कह रहे हैं कि सर जीरो के इक्वल क्यों किया है? प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पे कंपेयर करवा रहे हो इंटीग्रेशन को, और आपका इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इसकी कुछ स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर शो करती है फ्लक्स के एरिया को, या फिर आप जो मतलब कहते हो ना कि जैसे ये आपका एक मैग्नेट है, फिर मैग्नेट में से आपकी ये वेव्स बाहर निकल रही हैं, तो ये वेव्स किस प्रकार से बाहर निकलती है फ्लक्स की फॉर्म में। तो ये फ्लक्स जो है अगर उसके एरिया को शो करें, उसके इंटीग्रेशन को शो करें, तो ए डॉट डी एस इसी प्रकार शो होते हैं, और इसका इंटीग्रेशन का जो मान है वो जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर से जितनी भी वेवलाइन निकलती है ना उतनी ही उसके अंदर एंटर कर जाती हैं। आपने पढ़ा होगा ये 12th क्लास के अंदर, अब आप क्या है अनजान बन रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए डॉट डी एस का मान कितना हो गया आपका, जीरो बन चुका है। तो प्यारे बच्चों काम अब तमाम हो चुका है डेरिवेशन का।
एग्जाम में आता है 3 नंबर के अंदर, बताओ। और मुझे पता है इसको करवाने के बाद भी लगभग 70% बच्चे जो है ना इसको नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण उनकी साइकोलॉजी का है कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में नहीं आया उनको नहीं आएगा समझ में, मैं उनका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, अब मैं काफी समझा दिया आपको। अब देखो सीधा हम आगे चलते हैं और एक और बेहतरीन सवाल करते हैं जो कि एग्जाम में आता है जनरली। हाँ भाई एसपी शर्मा, समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब समस्या का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। ठीक है, और बाकी एक छोटी सी बात बताऊं आपको, मजेदार वाली बात सुनना। फिजिक्स के अंदर कभी भी आप देखोगे ना तो कुछ भी टर्म नई नहीं है, ये सब कुछ फिक्स है पहले से ही। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, ये सारी चीजें क्या है, एकदम फिक्स है। ठीक है, मतलब हालांकि इंटरेस्ट तो बनना पड़ेगा आपको, है ना, लेकिन अब देखा जाए तो इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बातें डेरिवेशन में लिखी हुई है, मैंने काम किया है केवल मिडिएटर का, मतलब मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया है। बाकी सारी चीजें जो हैं एज इट इज लिखी हुई हैं, बुक के अंदर भी लिखी हुई हैं। आप अगर वहां से पढ़ोगे तब भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने क्या है, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया इसमें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, बस ये वाली बात है। कभी आपने सुना है कई बच्चे बुक से पढ़ लेते हैं और बुक से पढ़कर लिया है 100 में से 100? ऐसा क्यों कर पाते हैं? वो एक तरीके से खुद को मान लेते हैं कि हाँ भाई हमको समझ में आ रही हैं चीजें, और जब आप साइकोलॉजी एक बार सेट कर लोगे ना तो डेरिवेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगे, क्योंकि सारे डेरिवेशन फिक्स हैं। इसमें कुछ भी मैं एक भी टर्म इधर उधर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है ना, बच्चे के माइंड में जो साइकोलॉजी घुसी हुई है कि यार मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, उसी को दूर करने के लिए बस टीचर की आवश्यकता होती है, नहीं तो बच्चे डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब ज्ञान काफी हो चुका है, तो एक काम कर लेते हैं अपन, एक और सवाल जो है शानदार करवाते हैं। बाकी क्लास एंडिंग ऐसे मत करना कि गुरुजी क्लास कब खत्म होगी, नहीं है, देखो कल की छुट्टी हो गई थी यार, मेरा बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। 2 क्लास तो मैंने ले ली थी मॉर्निंग में, लेकिन क्या शाम वाली जो क्लास थी वो इतना तेज सिर दर्द हो रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो रे यार, बाद में देख लेंगे क्लास। ठीक है, तो देखो अब आज बढ़िया मूड है तो क्लास लंबी ले ले लें। सुनो, अब यहां पे फटाफट थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन मैं मात्र 5 मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करता हूं, सुनना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका डेल अपॉन में डेल एक्स जो आपका ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को आपको क्या बताना है, एंटी हर्मिट बताना है। क्या बताना है? एंटी हर्मिट। अब देखते हैं कैसे बता पाते हैं इसको। एंटी हर्मिट, हर्मिशियन बोलते हैं ऐसे इसको, एंटी हर्मिशियन, लेकिन आप हर्मिट बोल दोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनना, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है 3 नंबर के अंदर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जामिनर को ये ऐसे सवाल क्या कहता है, डायरेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। मतलब दूर से दिखेगा डेवलपर में डायलॉग सिद्ध करो, इसको प्रूफ करो, तो सोचता भी नहीं है ऐसे सवालों को देने के लिए, वो तुरंत एग्जाम में टिका देता है। अब सुनना क्या करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज लेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनना, वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, पढ़ा चुका हूं मैं। अब पढ़ रहा होगा आपने ध्यान से तो ही पता चलेगा। प्यारे बच्चों, संलग्न संकारक कैसे लिखते हैं इसको? हाँ इसी प्रकार लिखते हैं, संलग्न संकारक। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे हैं ये कौन सा ऑपरेटर आ गया, एड जॉइंट ऑपरेटर। याद आ गया आपको? एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा था अपन ने। क्या डेफिनेशन थी प्यारे बच्चों, किसी को भी याद नहीं होगी तो देखो साथ साथ देखो मेरे, इंटीग्रेशन ए कैप साइन का स्टार, और यहां पे क्या था हमारे पास 5 dv। जैसे ही मैं इधर जाऊंगा इंटीग्रेशन आपका साइन स्टार हो जाएगा, लेकिन आपका जो ए कैप है वो बी कैप में चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 और dv। अगर आपने बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एडजॉइंट ऑपरेटर में आपके ऑपरेटर चेंज हो जाते हैं, ए कैप से बी कैप आपका बन जाता है, किसके अंदर? संलग्न संकारक के अंदर। जबकि आप पता है
हर्मिट ऑपरेटर में, हर्मिशियन ऑपरेटर के अंदर आपका ए कैप का ए कैप ही रहता है। अभी अपन ने सवाल भी किया था उसका। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब सुनना, आपको पता है कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं, सुनना, ए कैप संकारक है, ए कैप संकारक का डैगर की बात करो। देखो हमने डैगर के बारे में पढ़ा था, आपको पता है डैगर, डैगर इसके बारे में सुना था ना कुछ। अब अगर मैं डैगर की डेफिनेशन को इस वाली डेफिनेशन में यूज करना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि भैया जो यहाँ पे बी कैप का डैगर बराबर में ए कैप, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ए कैप जो ऑपरेटर है, ए कैप जो हमारे पास संकारक है, अगर उसके डैगर की बात करूं, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आएगा, बी कैप डैगर। ठीक है। और अगर आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख रखी है, तो अगर आप ध्यान समझना, ये जो आपका ए कैप है, इस ए कैप संकारक या फिर आप लिखो ऑपरेटर, ए कैप संकारक या ऑपरेटर का संलग्न संकारक, संलग्न संकारक या फिर आप कहो एडजॉइंट ऑपरेटर। कौन है भैया, बी कैप डैगर। एकदम आराम से और प्यार प्रेम से समझा दूंगा आपको मैं, कहीं पे दिक्कत नहीं आने दूंगा 1% की भी। मैंने क्या कहा कि भैया ये हमारे पास डेफिनेशन होती है संलग्न संकारक की। अगर मैं इसको डैगर फॉर्म में लिखूंगा तो किस प्रकार लिखूंगा, ए कैप मतलब बी कैप का डैगर बराबर ए कैप, या फिर ए कैप का मतलब अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो बी कैप डैगर। अब इस वाली को, इस वाली डेफिनेशन को या फिर इस इक्वेशन को हम अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बताना चाहें तो कैसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि जो आपका ए कैप संकारक है ना, ए कैप ऑपरेटर है, इसका संलग्न संकारक, इसका एडजॉइंट ऑपरेटर कौन होता है, बी कैप डैगर होता है, ऐसे बोलेंगे इसको। कोई आपसे पूछेगा तो इसको कैसे शो करोगे, कैसे बोलोगे ना, बोलने का तरीका आपके सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब सुनना, अब अगर मैं यहां पे देखो, ये तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, ये तो है आपके संलग्न संकारक की परिभाषा। अगर मैं बात करता हूं आगे की तरफ और मैं बात करता हूं हर्मिट संकारक की परिभाषा की, तो हर्मिट संकारक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर क्या कहती है डेफिनेशन भैया, इंटीग्रेशन ए कैप साइन का स्टार पाई डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्टार ए कैप पाई डीवी समीकरण नंबर 2। भैया इतना आराम से समझो कि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहां पे हर्मिट संकारक में क्या था, ए कैप का ए कैप ही रह गया, जबकि संलग्न संकारक में क्या था, ए कैप का बी कैप हो गया। अब अगर मैं इसको डैगर फॉर्म में लिखूंगा तो देखो ए कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर कौन है, बी कैप डैगर। अब अगर मैं इसी को यहां पे यूज करूं तो क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा यहां पे ए कैप का जो डैगर है ना वो ए कैप ही होगा, यहां पे बी कैप का डैगर कौन था, ए कैप, लेकिन यहां पे क्या है, ए कैप का डैगर ए कैप ही होगा। अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ए कैप संकारक या ए कैप ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर कौन होगा, ए कैप डैगर ही होगा। कौन सी डेफिनेशन के अंदर, आपकी हर्मिशियन डेफिनेशन के अंदर। बात समझ में आ रही है ना, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ हार्ड पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल हलवा, बिल्कुल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये दोनों डेफिनेशन हमने ली, लेकिन हमें काम किसके लिए करना है, अरे भैया हमारे लिए जो ए कैप ऑपरेटर है वो तो आपका डेल अपॉन डेल एक्स है, काम तो हम इसके लिए करेंगे, मतलब हमारे लिए ऑपरेटर कौन है आपका, डेल अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो अब यहां पे अपन को इसी के रूप में काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो एक काम करो यहां तक उतार लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूं और मैं ए कैप बराबर डेल अपॉन डेल एक्स लिख लेता हूं और फिर आगे सोल्व करते हैं इसको और फिर देखते हैं क्या कहानी बनती है। मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है,
लिख लो भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन कैसे बताई है मैंने, किस वे में बताई है। लगा है नहीं होगा आपको कि कोई हार्ड डेफिनेशन है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, एकदम ऐसा हलवा है बिल्कुल। ये वाली डेफिनेशन होगी, ये वाली डेफिनेशन होगी, दोनों को लिखो। एक समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल तरीके सीख लेना भैया। हाँ भाई, यहाँ पे भानु प्रताप कह रहे हैं कि सर क्लास नहीं हुई क्या आज। भाई क्लास हो रही है। और किसकी क्लास की बात कर रहे हो, मैथ की क्लास भी हुई है, फिजिक्स की चल रही है, और केमिस्ट्री की भी हुई है। तो अब बताओ किसकी क्लास बाकी। हिस्ट्री पॉलिटिकल की तो नहीं चल रही आज क्लास। हिस्ट्री पॉलिटिकल की क्लास नहीं हुई है भैया। फटाफट लिख के डन का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ भाई, थोड़ा रिवीजन कर लो, मैं तब तक चाय पी लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा पीछे का रिवीजन कर लो, मैं चाय पी रहा हूँ तब तक। जो पिछला सवाल मैंने करवाया था उसको कर लो, उसका रिवीजन कर लो, ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना आए। और यहाँ तक जो मैंने इसको करवाया, इसको देख लो, कोई डेफिनेशन नहीं आ रही वो देख लो। तब तक मैं चाय पी के फ्री होता हूँ।
हाँ भाई, तो अब सारे बच्चे बिल्कुल आगे चलो, मैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना, अब कौन सी डेफिनेशन का यूज करेंगे, कैसे कर रहे हैं वो देख लेना। मैं यहाँ पे हर्मिट संकारक जो आपका है इस वाले डेफिनेशन का यूज करूंगा, कहीं पे ये काम आएगी तो इसको भी यूज कर लूंगा। ठीक है। और एक ऐप का मान क्या है आपका, डेल अपॉन में डेल एक्स। चलो भैया फटाफट से आगे चलते हैं अपन। सुनो भाई ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहां पर आप देखो, इंटीग्रेशन हमारे पास में आपका वही ए कैप साइन स्टार पाई और डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्टार ए कैप पाई डी एक्स। कुल मिला के बात क्या हुई कि अब यहाँ पर आप स्पेशल कंडीशन लिख सकते हो ओनली एक्स दिशा में। अगर आप पीछे देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, डीवी लिखा हुआ था। और वी का मतलब क्या होता है, आयतन। ठीक है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ओनली एक्स डायरेक्शन की। चलो, अच्छी बात है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिख दो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऑल स्पेस। ऑल स्पेस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जो आकाश आपका है वो इसकी लिमिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप ऑल स्पेस। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ऑल स्पेस संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो इसकी लिमिट को अपन शो करना चाहते तो कैसे शो करेंगे बताओ। इसके लिमिट को शो करेंगे अपन इंटीग्रेशन माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट। और ए कैप की वैल्यू क्या लिखी थी पता है आपको भाई, क्वेश्चन में दे रखी है ना ए कैप की, भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है ए कैप बराबर डेल अपॉन में डेल एक्स। तो यहाँ पे देखो, डी साइन अपॉन में डी एक्स का स्टार पाई डी एक्स इज इक्वल टू वही आपका माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट, वही आपका साइन स्टार बाहर, डेल अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे फाई है साथ साथ, ये आपका डी एक्स। तो बताओ यहां तक कोई किसी को दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखना ध्यान से, दोनों के मान पुट कर दिए हमने तरीके से। अब सुनना, जो हमारे पास में आरएचएस पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट साइन स्टार और डी फाई अपॉन में क्या है डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे आईलेट का फॉर्मूला, ILATE, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये जो फंक्शन आपका साइन वाला फंक्शन है, ये यहां पर होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का आपको पता ही है प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन को स्थिर, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, फिर माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट। फर्स्ट का आपका डेरिवेटिव कर देते हो भैया, और सेकंड हमारे पास में dx ऐसे कैसे। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन किया है अपन ने यहाँ पे, और ये फाई अंदर लिख दो ना, इंटीग्रेशन का किया है यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको कांस्टेंट रख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद इसका कर दिया डेरिवेटिव, और इसका कर दिया हमने dx। कोई दिक्कत किसी को? अरे भैया कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगी। सुनना आप, अब आपको पता है कि सारी चीजें फिक्स है, कंप्लीट। तो यहाँ पे देखना अब कंडीशन क्या आएगी, ये कर दिया ना आपने यहाँ पे, आईलेट को यूज कर दिया। आईलेट की डेफिनेशन क्या कहती है वो आपने लगा दी यहाँ पे, जो कि आप जनरली 12th क्लास में सीख के आए हो। अब यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन यूज करी, मैक्स बॉर्न, एक साइंटिस्ट था मैक्स बॉर्न, उसकी एक हाइपोथेसिस है,
उसकी एक हाइपोथेसिस है कि उचित तरंग फलन अनंत पर शून्य होता है। राइट वेव फंक्शन ऑन इन्फिनाइट इज जीरो। जो उचित तरंग फलन होता है वो शून्य पर, सॉरी, अनंत पर जीरो होता है। तो यहाँ पे मैक्स बोर्न की एक हाइपोथेसिस है, आप उसको कहो परिकल्पना, कहो परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या परिकल्पना थी कि भैया जो आपका फलन है, अब कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, वो साइन हो सकता है, फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कैसा फंक्शन है, आपका राइट फंक्शन है, उचित फलन है, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे क्या कहेंगे सर कि उचित फलन राइट फंक्शन क्या होता है? भैया जो आपका फंक्शन साइन होता है, साइन, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, अगर वो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो आपका राइट फंक्शन बन जाएगा। अब कई बच्चे क्या कहेंगे सर प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जब वहां पे तरंग फलन जो आपका वेव फंक्शन साइन आर टी पढ़ेंगे, साई आर कोमा टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हालांकि आपने सेकेंड ईयर में थर्मोडाइनमिक्स में साइन आर टी कुछ मतलब डेफिनेशन पढ़ी होंगी, या फिर 5-7 इसकी क्या है प्रॉपर्टी हैं, वो पढ़ी होंगी। अगर वो फॉलो करेगा कोई भी फंक्शन तो वो आपका बन जाएगा राइट फंक्शन या राइट वेव फंक्शन, उचित तरंग फलन बन जाएगा। तो ये क्या कहा इसने कि उचित तरंग फलन जो है वो इनफिनाइट पर वैल्यू देगा जीरो। ऐसा किसने बताया? मैक्स बोर्न ने बताया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसने क्या कहा कि हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट, साइन स्टार डी फाई अपॉन में डी एक्स, और ये आपका डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, माइनस इंटीग्रेशन माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट, और किया क्या है भैया, किया क्या है, डी साइन स्टार अपॉन में डी एक्स फाई डॉट में डी एक्स। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान आपको लग रहा है, देखो ये रहा इस वैल्यू के अंदर, ये जो आपने समाकलन किया है, इंटीग्रेशन किया है राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू बराबर हो गई, जबकि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी बन गई जीरो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो साफ सी बात है, जब मैं भी मतलब आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैंने भी सोचा था उस टाइम पे कि यार ये क्या हुआ, ये क्या कंडीशन बनी, अचानक से जीरो कैसे बना दिया। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, पहली बात तो हमने बोला कि मैक्स बोर्न की एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। अब मैक्स बोर्न एक साइंटिस्ट था जिसने साल 2 साल 5 साल ओनली इसी के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। उसने कहा कि जब भी आपका कोई वेव फंक्शन कैसा होगा, राइट फंक्शन होगा, और राइट फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जो साइन आर टी हमारे पास फंक्शन होगा, इस फंक्शन की 4-5 प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करेगा तो राइट फंक्शन बन गया। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास जो फाई है ये एक राइट फंक्शन है, उचित तरंग फलन है। राइट वेव फंक्शन बोलो तो अच्छा रहेगा, उचित तरंग फलन। तो ये क्या कहा कि भैया इनफिनाइट पर, आपको पता है माइनस का इनफिनाइट और प्लस का इनफिनाइट लिमिट लगी हुई है, लगी हुई है ना। तो इसने क्या कहा था कि इनफिनाइट पर अगर राइट वेव फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो बस हमने यहाँ पे सिंपल लाइन लिख दी मैक्स बोर्न की परिकल्पना के द्वारा, ये वाली वैल्यू जीरो बन गई और ये वाली वैल्यू जो है आपकी माइनस का इसके बराबर हो गई। बताओ मैंने क्या किया है। और एक बात मैंने आपको पहले ही बोल दी कि यहाँ पर सारी बातें फिक्स हैं, और मैं यहाँ पे है ना, मतलब इसको जीरो नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, आगे डेरिवेशन सोल्व नहीं होगा। लेकिन एक बात अच्छी है फिजिक्स की, वो यहाँ पे कारण प्रोवाइड करवा देती है, रीजन आपको बता देती है कि यहाँ पे जीरो क्यों बना। बस बात समझ में आ रही है। बाकी अगर आप बात करो मैक्स बोर्न की हाइपोथेसिस की, तो एमएससी छोड़ो, आप जब नेट या फिर पीएचडी लेवल पे अगर आप इस टॉपिक पे अध्ययन करते हो तब जाए कुछ बात पता चलेगी। बाकी आपको कोई भी नहीं बता पाएगा यहाँ पे कोई भी जो टीचर होगा, अगर उसने आईआईटी भी कर रखी होगी ना, तब भी वो नहीं बता पाएगा कि ये किस प्रकार
पीएचडी लेवल का अगर कोई मास्टर होगा तो वो जरूर बता देगा आपको कि मैक्स बोर्न की हाइपोथेसिस के अंदर क्या प्रोसेस थी, वो बता पाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पर इस लेवल पर इतना ही समझ पाएंगे कि मैक्स बोर्न की जो परिकल्पना है वो ये बोलती है, बस इतना कह सकता हूँ। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो उतार लो फटाफट से। क्या क्या दिक्कत है बताओ, अगर आप कोई समस्या है तो बताओ, नहीं बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आगे तभी चलूंगा जब आप कह दोगे गुरुजी डन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपकी समस्या क्या है वो बताओ। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, क्योंकि जितने अपन सिंपल सिंपल सवाल पहले करके आए थे ना, उनके बाप हैं सारे। तो सिंपल सी बात है, बाप में तो दम तो होगा इनके अंदर, है कि नहीं है। तो देखो अपने के अकॉर्डिंग कहाँ आपको डाउट लगता है। हाँ भाई डन है, कोई दिक्कत नहीं, उतार लिया आपने सभी ने। अगर उतार लिया है तो भैया मैं आगे चलो थोड़ा सा। अगर आप कह दोगे तभी चलेंगे, नहीं ऐसे फालतू आगे नहीं चलने, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। चलो तो भैया मैं आगे चलूँ अब फटाफट से। सुनो तो भाई, तो प्यारे बच्चों मैं आगे चलता हूँ। अब ध्यान से देखो ना, तो काम हमारा बन चुका है, वैसे कोई वो नहीं है, मैं काम हमारा बन चुका है। अब क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है बस। थोड़ा सा बदलाव करोगे आप, हमारा काम तैयार। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू का ध्यान रखना। जैसे ये हमारे पास मान लो, ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 को गौर से देखो, गौर से आपको क्या दिख रहा है, और समीकरण नंबर 2 को देखो, कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको। ये समीकरण नंबर 1 और 2 में आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है, कुछ समान दिख रहा है आपको। एक बच्चा कहता है सर बिल्कुल दिख रहा है, इसका जो आरएचएस पार्ट है आपका साइन स्टार डी फाइव पॉइंट में डी एक्स हमारे पास, और इधर साइन स्टार डी फाइव पॉइंट में डी एक्स डॉट में डी एक्स, दोनों सेम है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाले पार्ट की जगह मैं ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ। अब बच्चे कहेंगे सर क्यों, जब हमारा काम इससे बन सकता है तो हम इसको क्यों लिखें। भैया हमारा काम इससे नहीं बन रहा। अब क्यों नहीं बन रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। मैं तो यहाँ पर देखो, मैंने इसकी जगह क्या लिखा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आपका पूरा सॉल्यूशन यहीं पे कर देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन, वही आपका माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट। और यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, देखो डी साई अपॉन में डी एक्स का स्टार फाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस हमारे पास, और माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, और डी साइन स्टार अपॉन में डी एक्स और फाई डी एक्स। अब एक काम करो, ये लास्ट में दोनों इक्वेशन है ना, दोनों को कंपेयर करो।
अब मुझसे तो कंपेयर हो नहीं रही, अगर आप कंपेयर करके बता दो तो अच्छा रहेगा। कंपेयर करो आपस में, फाइव डॉट डी एक्स, फाइव डॉट डी एक्स, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, सब सेम है ना, लेकिन फर्क क्या है, डेल अपॉन में डेल एक्स, फंक्शन भी आपका सेम ही है, लेकिन माइनस का दिखेगा आपको डेल अपॉन में डेल एक्स। मतलब आप कंपेयर करके देखो, और यहाँ पे पावर में क्या है आपका स्टार है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा दो डैगर, डेल अपॉन में डेल एक्स का डैगर बराबर माइनस का डेल अपॉन में डेल एक्स। और मुझे आप बताओ हमारा सवाल क्या था, मुझे पता है लगभग सारे बच्चे सवाल ही भूल चुके होंगे कि सवाल क्या करना था। मैं आपको बता दूं, सवाल था कि आपका डेल अपॉन डेल एक्स जो है उसको एंटी हर्मिट लेके आना था, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स लेके आना था, तो बस वो मैं लेके आ चुका हूं, कंपेयर करके देख लो आप। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये की बात कहूंगा, पेशेंस के साथ में, बिल्कुल आराम आराम से पेशेंस के साथ में इसका क्या करना, आप कंपेयर करवाना, दोबारा से इस सवाल को एक बार वापस देखना। मैंने पूरी बातें एकदम सही बताई हैं, लेकिन मुझे पता है फिर भी कुछ ना कुछ डाउट आपके मन में आ सकते हैं। कई बार होता है ना कि यार कोई सवाल अपन ने देखा, कोई लॉजिक देखा, अब वो एक बार देखने समझ में नहीं आया, और एक बार देखने समझ में नहीं आया ना, तो फिर बार बार वो परेशान करता ही रहता है। एक काम करो, तुरंत मुझे व्हाट्सएप भेज दो कि गुरुजी यहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे, और इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, मैं आपका सोल्यूशन कर दूंगा तुरंत। बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं होगी? तो हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो ये भी एक शानदार सवाल था, आपने खुद ने देखा कि यार सवाल का लेवल क्या है, आपने खुद ने देखा कि सवाल का लेवल क्या है, बहुत ही शानदार लेवल है। ठीक है, चलो भैया, तो इसको उतार लो यहां तक, फिर मैं आगे चलता हूं। और एक काम करते हैं, बताओ आज के लिए इतना ही पढ़ाएं बहुत है, वैसे तो आज के लिए मेरे हिसाब से ना सफिशियंट है, बहुत है। एसपी शर्मा कह रहे हैं कि सर ये ओनली एक्स डायरेक्शन में शो करना है क्या, देखो मेरी बात सुनो, अब एक काम करना, मैं आपको थोड़ा प्रॉपर कारण बताता हूँ कि इसको एक्स डायरेक्शन में क्यों लिया गया, है ना, तब तो समझ जाओगे ना, तब तो समझ जाओगे ना। उतार लिया ना पूरा इसको, उतार लिया होगा, दो ही तो स्टेप उतारनी थी, उतार लिया होगा। अब सुनना, मैंने क्या किया देखो, मैंने आपकी जो वैल्यू है उसको कैंसिल कर करा के, और मैंने लास्ट में आपसे क्या कहा था कि मैं इसको केवल एक्स दिशा में लेके जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला में क्या था, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास में देखा जाए तो क्या था, मल्टीप्लाई में डीवी था, और इंटीग्रेशन इधर भी आपका मल्टीप्लाई में डीवी था, लेकिन डीवी को चेंज करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डीएक्स कर दिया, डीवी को चेंज करके मैंने डीएक्स कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, थोड़ा सा, यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, आयतन जिसको अपन कहते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर होगी आपकी, जैसे मान लो कि ये आपका एक क्यूब है, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे लंबाई मान लो एक्स है, चौड़ाई हमारे पास में वाई है, और ऊंचाई क्या होगी हमारे पास में, एच मान लो, ठीक है, या फिर जेड मान लो, एक्स वाई जेड। तो अगर मुझे यहाँ पे इस क्यूब का आयतन निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम बराबर एल बी एच, मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बात सही है ना। अब एक चीज और नोट करना, कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो देखो, एक डायरेक्शन हो गई एक्स, एक हो गई वाई, और एक हो गई जेड, तीन डायरेक्शन हो जाती हैं। तो तीनों डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे कंपेयर करवाना, जो अपन कंपेयर करवाते हैं ना, कंपेरिजन आपस में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आप देख लो भैया, अगर एक डायरेक्शन इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो आप उनका आपस में
थ्योरेटिकली कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैथमेटिकल तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको बताया वो तो। लेकिन थ्योरेटिकली आप देखो ना, पार्टिकल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो हमने क्या करा, केवल एक्स डायरेक्शन ली ओनली, और इस एक्स डायरेक्शन के अंदर ही आपका जो फंक्शन फाई था और आपका जो साइन है, इन दोनों को लिया और इनका डेरिवेटिव कर दिया, और डेरिवेटिव करने के बाद में आपका इंटीग्रेशन कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, और आपका जो ए कैप था वो हमारे पास में क्या था, डेल अपॉन में डेल एक्स। और सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो आपका ऑपरेटर दिया हुआ था ए कैप, वो भी आपको डेल अपॉन में डेल एक्स दिया हुआ था, यानी कि केवल उसने बोला था कि आप एक्स में काम करो, आप वाई में काम मत करो। अगर आपका ए कैप जो है, अगर सपोज करो आपको डेल अपॉन में डेल वाई दे दे, तो आपको वाई डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अगर आपको आपका ऑपरेटर ए कैप जो है वो डेल अपॉन में डेल जेड दे देगा, तो जेड डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बस समझ में आ गई बात आपको, एक्स डायरेक्शन में ही क्यों किया है वो आपको समझ में आया। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, नहीं तो बाकी जो रिकॉर्डेड क्लास बाद में लेंगे बच्चे, वो घबरा जाएंगे कि गुरुजी इतनी बड़ी क्लास कैसे लेंगे हम तो। ठीक है, तो चलो भैया, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।